हो गया, चलिए स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट क्या चलेगा 4, ठीक है ना। हाँ उसी पे बैठ जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। गौरव थोड़ा घसक जाइए उधर। पार्ट 4 चलेगा और सभी आदमी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जितने आदमी देख रहे हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सभी आदमी, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। आगामी जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब टॉपिक है, ठीक है। चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम बिना गवाए हुए स्टार्ट किया जाए सेशन को, ठीक है ना। क्या कहता है, कर ढांचे की सुधार के लिए गठित जो समिति का जो किया गया था वह कौन सी समिति का गठन किया गया था? चैलिया समिति का। तो कहेगा कर ढांचे, कौन ढांचे? कर ढांचे सुधार के लिए गठित समिति जो थी वह कौन सी समिति थी? चैलिया समिति। अगर कहेगा से चैलिया समिति का गठन कब किया गया था? 1991 में। 1991 में। क्लियर हुआ जी? तो बताइएगा कर ढांचे के सुधार के लिए गठित समिति जो थी कौन सी समिति थी? हाँ क्या रहेगा? चैलिया समिति। और कब इसका गठन किया गया? 1991। याद हो जाएगा ना, 1991। देखिएगा नंबर 2 टॉपिक क्या कहता है, भारत में कर आगम का बड़ा स्रोत जो होता है वह कौन सा होता है? निगम कर। कौन सा कर? निगम कर। याद देखिएगा, एक होता प्रत्यक्ष कर, एक होता अप्रत्यक्ष कर। ये अगर कल वाला वीडियो देखे होंगे तो आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। कर के बारे में हम कल बता दिए हैं, दोनों कर के बारे में बताए ना, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। कहेगा भारत में कर आगम का यानी कि बड़ा स्रोत क्या है? निगम कर है। क्या है? अच्छा, निगम कर लागत जो होता है वह क्या चीज से होती है बताइएगा? कंपनियों के आय पर। कंपनियों के क्या चीज पे? आय का मतलब होता है इनकम, अब व्यय का मतलब होता है खर्च। आय का मतलब होता है इनकम और व्यय का मतलब क्या होता है? तो कहेगा निगम कर जो है किससे लागू होता है? कंपनियों पर। क्या चीज पे? कंपनियों पर। ध्यान दे चलिएगा और एक एक पार्ट को अच्छे से याद करे चलेगा। तो पहला का याद हो गया होगा। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति जो थी कौन सी समिति थी? चैलिया समिति। और कब इसका गठन किया गया था? हाँ 1991 में। भारत में कर आगम का बड़ा स्रोत की अगर बात किया जाए कौन सा कर है? निगम कर। और निगम कर लगता है किस पर? कंपनियों पर। कथी पर लगेगा? कंपनियों की आय पर। कंपनियों की आय पर। किसको? अच्छा जा रहा है, इसको आज बहुत समझाएं, उसके बाद भी देखिए ना क्लास के बाद। चलिए आगे। उसके बाद आगे भारत में पहली बार मूल्य अवर्धित कर की अगर बात किया जाए VAT, क्या है? VAT लागू हुआ तो कब किया गया था? 2005 में। अब कहाँ लागू किया गया था? हरियाणा में। याद कीजिएगा, भारत में पहली बार मूल्य वर्धित कर जो लगाया गया था कहाँ लगाया गया था? हरियाणा में। कब लगाया गया था? 2005 में। 2000 ब्रिटिश। अगर मेरी बात अगर आप लोगों को कानों तक जा रही है तो गौर से सुनिए और दिमाग में बैठाइए। दिमाग यहाँ पर ओते रख ले है, बाकी बात कीजिएगा ना तो कुछ याद नहीं होगा। और जो भी आदमी वीडियो भी देख रहे हैं एकदम कॉन्स्टेंट दिमाग करके सुनिए और याद कीजिए, ठीक है ना। जितना हो सके उतना नॉलेज आप बटोरिए, जानने से मन करता उधर से बटोर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन जो है से बहुत ही हार्ड होते जा रहा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा है। अब बेरोजगारी ज़्यादा है तो कंपटीशन जो होगा से ऑटोमेटिक है से क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। अरे जानते हैं 5 या 10 पोस्ट के लिए अगर वैकेंसी निकलता है ना तो लाखों लड़का, कितना लाख लड़का फॉर्म अप्लाई करता है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है, सोचता कैसे हो जाए। इसलिए मेहनत कब करना पड़ेगा जानते हैं? अरे इतना पर तो मेहनत सब करता है, औसत एवरेज जो सबका मेहनत सेम है, बाकी आप इतने से इतने आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी तो आप क्वालिफाई होइएगा ना। मेरी बात समझ रहे हैं? और एक बात और, आप एक सभी आदमी के कल में भी बताए थे, मनीष बताए थे ना, एम आप लोग रखिए। तैयारी यहाँ नहीं बल्कि तैयारी इतना पर रखिएगा ना तो इतने वाला जॉब तो हमेशा ले सकते हैं। तैयारी इतना कीजिए, इतने तक का तैयारी अच्छे तरह से हो जाना चाहिए तो नीचे वाला तो जॉब हमेशा हो जाएगा। जस्ट लाइक टू, अगर 4 चक्का खरीदने का हमारे पास अगर औकात है तो मोटरसाइकिल कखनियों खरीद सकते हैं आप। अगर मोटरसाइकिल खरीदने का हमारे पास उतना औकात है तो साइकिल कखनियों खरीद सकते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, तैयारी यहाँ नहीं कीजिए जो हमको कैसे घीच तीस का पास हो जाना, वो तैयारी नहीं होनी चाहिए। तैयारी ऊपर कीजिए, यहाँ तैयारी कीजिए, यहाँ वाला नौकरी आराम से मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना?
इसलिए सभी को कह रहे हैं, माने मेहनत खूब करिए, पागल बनिए ना, पढ़ाई के चक्कर में पागल बन जाइए। पागल माने हमर लॉन्गेस्ट पर समझिएगा, ये नहीं कह रहे से इधर उधर घूमल चलिए, बउआल चलिए, पागल वो नहीं करे। पढ़ाई के प्रति जो दोसर चीज़ के प्रति हम लोग पागल हो, तो वैसे पढ़ाई के प्रति होइए, ठीक है ना। इसलिए मेहनत कीजिए, और जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक माने समझिए से उपाय नहीं है, जॉब नहीं होने वाला है। इसलिए मेहनत कीजिए, जोर शोर से कीजिए, और जितना हम पढ़ाते हैं उतना देखिएगा ना। जीके जीएस तो हम गारंटी देते हैं, से छूटेगा नहीं। खैर मैथ का तभी तो वीडियो बनाए नहीं रहे, मैथ का भी हम सोचते हैं क्या फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं ना मैथ वाला, उसका भी वीडियो आप लोगों को माने जो भी आदमी देख रहे हैं मैथ का भी हम सोचते हैं ऐसे वीडियो माने प्रोवाइड करा दे, ज़्यादा बेटर रहेगा। टाइप बाय टाइप पढ़ाते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। तो और जिसको, हाँ एक बात और, अगर मैथ पढ़ना होगा तो सभी आदमी टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइएगा, यूनियन टीचिंग सेंटर से ही, और जितना भी मटेरियल होगा सब उसी में टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड करा देंगे असाइनमेंट। और क्योंकि बोर्ड पर जब पढ़ाएंगे तो उसमें क्वेश्चन तो रहेगा नहीं, क्वेश्चन आप निकलवा लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा और क्वेश्चन रखिएगा, और जिस समय बनाएंगे उस समय अपना क्वेश्चन से अपना बनवाते चलिएगा, ठीक है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन उतना लगाने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा आदमी चाहिए, जो हमारे पास टाइम है नहीं। 7 बजे सुबह स्टार्ट करते हैं से 7:30 बज जाता है शाम। अब बताइए कखनी हम एडिटिंग फलना चिलना दुनिया जहान करवाने जाएंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन उतना बोर्ड पर कहाँ ला लिखने जाएंगे, है कि नहीं, टाइम बहुत सारा लग जाता है। ये चलते अपना अपना डाल देंगे अपने ग्रुप में, और अपना सब निकलवा लेगा, प्रिंट आउट करवा लेगा क्वेश्चन का, क्या दिक्कत है। अगर रखेगा और हम बताएंगे, अपना वीडियो देखेगा, अपना बनवाई चलेगा, है कि नहीं। बस सबसे सिंपल उपाय बता रहे। अरे मेहनत करना है, कैसो कर लेना है, या तो जैसे हो, थोड़ा कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा ना, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेहनत कीजिए तभी तो जाकर कुछ हो पाएगा, है कि नहीं, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। चलते हैं आगे, हम लोग ध्यान दीजिएगा। कोई आदमी को अगर बुरा लगेगा तो उसके लिए सॉरी, बाकी हम अपना लिए नहीं कहते। ओके, आगे कहता है, अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा। संशोधित यानी कि मूल्य वर्धित कर की अगर बात किया जाए, उत्पाद कर से है। क्या चीज़ से है, उत्पाद कर से है, ठीक है ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, जितेंद्र कहाँ गए, आप ही का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर से माने उपयोग किया जाता है, सरकार को माने लाभ होता है। सेक्टर बताइए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 गो सेक्टर होता है। थर्ड, ठीक है ना। तीसरा सेक्टर जो सेवा कर होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हम ये पीछे भी पढ़ा चुके हैं, पढ़ले है ना। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सर्विस टैक्स लेता है कौन लेगा बताइए तो, आयकर विभाग लेता। कौन लेगा, आयकर विभाग। भारत में जीएसटी कथी है, जीएसटी इसका जो फुल फॉर्म होता है कथी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कभी कभी पूछ देता है इसका फुल फॉर्म भी, तो याद रखिएगा। से भारत में जीएसटी की अगर बात किया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के बारे में भी पहले भी पढ़ा चुके हैं, और उसका छीप छाप इतने भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना। पीछे भी अगर वीडियो देखे होंगे तो टोटल मिल गया होगा। उसके बाद भारत में जीएसटी की अगर बात किया जाए, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लागू जो किया गया था अपने भारत की अगर बात किया जाए, कै जुलाई, 1 जुलाई 2017 में, 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। तो भारत में कब जीएसटी लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017। याद रखिएगा। जीएसटी क्या है, प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष। क्या है, अप्रत्यक्ष, याद रखिएगा। और जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया था, फ्रांस में। जीएसटी सबसे पहले कहाँ, फ्रांस में, याद रखिएगा। अगर कहेगा सर जीएसटी का दर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। क्या प्रकार के, पहला का कितना, फिर उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 28, कहे, याद रखिएगा। तो ध्यान में रखने की बात है। अगर कहेगा जीएसटी की 4 जो दरें है, वह 4 दर कौन है, तो 5, 12, 18, 28, याद हो गया। तो पहला का कहे 5, उसके बाद फिर उसके बाद फिर 28, याद हुआ जी। जीएसटी के 4 दर होते हैं। उसके बाद किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था, तो कौन सा संविधान संशोधन, 101 संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। तो सबसे पहले कहां लागू किया गया था, फ्रांस में। कहां लागू किया गया था, अब भारत में कब लागू किया गया था, हाँ 1 जुलाई 2017, याद हो गया होगा, याद हुआ ना जी। और रेट की अगर बात किया जाए, जीएसटी कितने दर में बांटा गया है, 4, 5, 12, 18, 28, याद रखिएगा। तो 5, 12, 18, 28,
याद हो गया होगा। कहे 5 12 18 28, याद हो गया जी, याद होते चलना चाहिए जी। जीएसटी परिषद की स्थापना जो किया गया था, कहिए किया गया था 12 सितंबर 2016 को ना, कै सितंबर कहिए 2016 को, और 17 में लागू किया गया था। 17 में क्या किया गया था, तो कै जुलाई, 1 जुलाई, कै जुलाई, बार बार रिपीट करवा रहे हैं ताकि याद हो जाए, दिमाग में सेव हो जाए। एक बार में कोई भी चीज को याद कीजिएगा तो याद नहीं होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग अच्छे हैं, ये बात को समझते होंगे। सेवा कर प्रारंभ जो किया गया था वह कब किया गया था बताइएगा, 1994 से 95, 1994 से। और सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मिलता है यही सेवा कर से ही मिलता है सरकार को, ठीक है ना। और सेवा कर में जैसे आ जाएगा कथी बताइए, एनीबॉडी बताइए। हाँ रेल, फिर हाँ और शिक्षा पर भी बहुत है। हम हो नहीं, सेवा क्षेत्र की बात बता रहे हैं। हाँ और बताइए, और ठीक है आपका। अरे जितना भी कहने का मतलब देखिए, हाँ जी वो भी है, हाँ वही तो पूछ रहे हैं सब, तो मैंने आप हाँ बोलिए, बेहिचक बोलिए, हाँ वो भी है ना। तो सब माने इंक्लूड कर सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र पर ही माने बेनिफिट होता है, किसको, सरकार को। तीसरा सेक्टर के अंतर्गत आता है, कौन सा सेक्टर, तीसरा सेक्टर। उसके बाद आगे, रेखा समिति गठित की गई थी कब बताइए तो, माने किसके लिए, अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। कहेगा रेखा समिति का जो गठित किया गया था किस लिए किया गया था, अप्रत्यक्ष कर के क्या करने के लिए, सुधार करने के लिए। उसके बाद आगे, वंशु समिति संबंधी जो है वह क्या चीज से, प्रत्यक्ष कर के जांच 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 से। एक बात और बताइएगा, वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जिसका हिसाब नहीं। जैसे क्या है देखिएगा, वस्तुओं के मूल्य बढ़ेगा, वस्तुओं का मूल्य, ये पेंसिल है कथी है, एक मूल्य बढ़ गया, एक मूल्य जब बढ़ गया तो अच्छा बात बताइए, जब दाम बढ़ जाएगा तो सामान ज़्यादा बिकेगा कि कम बिकेगा, कम बिकेगा। अगर दाम कम गया तो सामान ज़्यादा सेलिंग होगा। तो वही बात कहता है, से मूल्य अगर बढ़ जाता है तो मूल्य का अति जो होता है सो वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। इनकम कम होगा, इनकम ज़्यादा होगा कि कम होगा, कम ना होगा। दाम बढ़ गया तो जल्दी कोई लेगा नहीं, तो मुद्रा जो होता है, पैसा की अगर बात किया जाए, मूल्य क्या हो जाता है, गिर जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं कथी, मुद्रास्फीति। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दाम बढ़ा तो मुद्रा का कथी, गिरावट हो जाएगा। अच्छा दाम घटेगा तो मुद्रा बढ़ जाएगा, ज़्यादा ना बिकेगा भाई, ज़्यादा पैसा आएगा, है कि नहीं। न कहते हैं से कोई देखेगा हर एक माल लगाता है 100 रुपया में, 100 रुपया में सेल 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 सेल, और वही मिलता था पहले कहे 500 रुपया में, तो जल्दी नहीं लेता था। तो उस समय मुद्रा कम था, है कि नहीं, कम बिकता था। अब इतने सेल हो रहा है 100 रुपया में, खूब पैसा आ रहा है कि नहीं, तो उस समय वो अलग की बात हो गया। तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है मूल्य का, माने कोई भी वस्तु है उसका मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो माने मुद्रा जो होता है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। आगे आते हैं, भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है क्या चीज से बताइए तो, थोक मूल्य सूचकांक से ना, थोक मूल्य कथी सूचकांक से। आप बताइएगा, इसी को बोलते हैं WPI। क्या बोलेंगे, WPI ना, याद रखिएगा। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार जो है वर्ष जो रखा गया है, कैसे क्या रखा गया है, 2011 से 2012, 2011 से एकदम याद कर ले रहिएगा ना। मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो माना गया है कथी, 2011 से 12। अच्छा, मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI द्वारा प्रयुक्त शक्तिशाली प्रावधान जो किया गया वह क्या किया गया है, ब्याज के दरें बढ़ाना। ब्याज की दर को क्या कर देना, बढ़ाना। ब्याज की दर को क्या करना, मुद्रास्फीति की हानि होती है ऋणदाताओं को। ऋणदाताओं के मतलब किसको बोला जाता है, जो दिया जाता है, माने हाँ कर्जा, मेरी बात समझ रहे हैं ना। ऋण माने ना कैसे ऋण है, ओकरा हम पैसा ले लेती इतना, मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। ऋणदाता कौन होता है, पैसा लेता है, पैसा दिए तो आप ऋण लेता। हाँ जी जी,
उसके बाद आगे चलते हैं। मुद्रास्फीति की लाभ की अगर बात किया जाए, और ऋण को होता है, किसको होता है? अच्छा, बेनिफिट होगा तो जो जिसको देगा पैसा तो उसको तो ब्याज सहित न जोड़ कर देगा न, कहीं जैसे 5% पर, 2% पर, 3% पर हम ब्याज दे रहे हैं तो भाई बेनिफिट तो वो एक्स्ट्रा पैसा ना आएगा आपका, है ना। उसके बाद सर्वप्रथम मुद्रा का चलन जो हुआ था ना, कब हुआ था? 1542 में। 1500 तब सर्वप्रथम यानी कि मुद्रा का जो चालन हुआ था कब हुआ था? अच्छा, एक बात और, 1500 क्या है 42, तो किसके समय में? शेरशाह सूरी होगा, वही तो 45 से 40 से 45 है ना शेरशाह सूरी, तो उसी के बीच में हो गया ना, है ना। 5 साल के लिए ही बेचारा आए थे शेरशाह सूरी ना, 40 से 45, है ना। लुसेंट भी क्लियर कराना ज़रूरी है, जानते हैं लुसेंट अच्छा खासा चल रहा था, उसको भी धीरे धीरे कंप्लीट खींच देंगे। इंडियन ज्योग्राफी तो लुसेंट हमको लगता है से ख़त्म हो गया था, एक आध 2 टॉपिक खाली बचल था। आगे चलेंगे। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का करेंसी जो कहा जाता है का प्रचलन कब किया गया था? 1882 में। 1862 में। 1800 कब? 62 में, सॉरी उसके लिए 1800 का या 62 में। तो कहेगा से मुद्रा का प्रचलन की अगर बात किया जाए सर्वप्रथम कब किया गया था? 1542 में। और करेंसी की अगर बात किया जाए, कागजी मुद्रा की बात किया जाए तो 1862 में। भारत में दाशमिक या दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? 1 अप्रैल 1957। 1 अप्रैल 1957 को, 1 अप्रैल 1900 भारत में मुद्रा की मैट्रिक प्रणाली को अपनाया गया, कब अपनाया गया था? 1 अप्रैल 1957। 1 अप्रैल 1957 को अपनाया गया था। अच्छा, विश्व में कहता है मुद्रा की मैट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी कब, बताइए तो? 1790 में। कहाँ अपनाया गया था? फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में, याद रखिएगा कब? 1790 में। 1790 में। आगे कहता मुद्रा अब स्फीति का वह स्थिति क्या है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता है तथा मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। अब एक बात बताइए, इतने मुद्रा का मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। अगर घट जाता तो मुद्रा स्फीति हो जाता, है ना। अगर बढ़ गया तो क्या बोला जाएगा? अब स्फीति। क्या बोला जाएगा? बस समझ गए ना, उसी का ऑपोजिट। अब आगे चलते हैं। स्टैगफ्लेक्शन फ्लैक्शन है, ये क्या है? मंदी के समय मुद्रा स्फीति, मंदी के साथ कथी? मुद्रा स्फीति होती है, ठीक है ना। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर होता है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर ना। उपभोक्ता कीमत क्या चीज पे? सूचकांक पे, याद रखिएगा, ठीक है ना। हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बाकी जो भी क्वेश्चन पूछेगा छूटना नहीं चाहिए। हमको एक एक क्वेश्चन को इकट्ठा करना है कि नहीं। कभी कभी होता है 0.1 से भी मेरिट नहीं बनता है, इसके लिए हमको एक एक क्वेश्चन, एक एक माने टॉपिक को देखते चलना पड़ेगा। इन्हें से एगो पढ़ लेने से नहीं होने वाला है कि नहीं। हमको यानी कि चौमुखी ज्ञान होनी चाहिए हम लोगों का, है कि नहीं। आगे चलते हैं। अन्य मुद्रा की यानी कि तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना ये क्या कहलाता है? अवमूल्य कहलाता है ना। क्या कहलाएगा? तो स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटा यानी कि घटना क्या कहलाएगा? अवमूल्य कहलाता है। मुद्रा अवमूल्य का उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना ना। तो निर्यात, अच्छा आयात और निर्यात के मतलब समझ रहे हैं? आयात के मतलब आया और निर्यात के मतलब गया, माने होते ई देश से वो देश नहीं निर्यात कर कर देता है ना। हाँ, जैसे भारत से अमेरिका, अमेरिका से भारत, या दूसरा देश वगैरह वगैरह जो ले लीजिए ना। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन जो हुआ वह कितने बार हुआ है? 3 बार, बाकी 4 बार हमको लगता है से हो चुका है। 16 में भी तो हुआ था ना चेंजिंग, मोदी के समय में ना हुआ था ना। हाँ, मुद्रा का माने वही चेंजिंग माने किया था ना, कहा था से काला धन को माने खत्म कर देना, बाकी सब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज करवा लिया, है कि नहीं। तीन हैं। चेंज हुआ था सर 1946, 78 और 2016। अच्छा वो बोला। अच्छा, ये जो है से कहते मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था ना, जो 3 बार हुआ है। क्या बार हुआ है?
1949, 1966, 1991 में ना। तब भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन जो हुआ वह कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। वो 1949, 1966 और 1991। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रभास या पलायन की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? हॉट। क्या कहलाता है? हॉट। या गर्म मनी। कौन मनी? न कहे रे पॉकेट गरमायल हुआ इसकी, आज जाकर आज चलेगा पार्टी की। गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना है। पढ़ाई स्टूडेंट जो रहता है ऐसा नहीं पार्टी सार्टी नहीं करता है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तन घोषित किया गया था कब बताइएगा तो? हाँ, 19 अगस्त 1994 में, याद रखिएगा। यूरो मुद्रा का प्रारंभ जो किया गया था 11 देशों में प्रारंभ हुआ था। वह कब हुआ था? 1 जनवरी 1900। यूरो मुद्रा कौन मुद्रा? कितने देशों में बताइए तो? 11 गो देशों में। कितने देशों में? 11 गो देशों में हुआ था। और कब हुआ था? 1 जनवरी 1999। 1 जनवरी 1900। ठीक है ना? आगे चलेगा। अच्छा, चला कर छोड़ ले है ना आप लोग, अच्छी बात है। उसके बाद वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाले राष्ट्रों की संख्या की अगर बात किया जाए तो कितना है? 19 है ना। और 19वां देश कौन है बताइए तो? लिथुआनिया। कौन है? सबसे महंगी मुद्रा की अगर बात किया जाए इंग्लैंड की क्या है? पाउंड स्टर्लिंग ना, सबसे महंगा है पाउंड स्टर्लिंग, सबसे महंगी मुद्रा है ना। उसके बाद आगे, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो जाए तो क्या कहलाती है ना? हार्ड करेंसी। क्या कहलाएगा? हार्ड करेंसी। फिर से सुनिएगा, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो जाती है क्या कहलाएगा? जी, हार्ड करेंसी। उसके बाद आगे, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो कहलाती है सॉफ्ट करेंसी। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो जाता है, जितना मांग चाहिए उससे कम हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं कथी? हार्ड करेंसी। अगर जितना आपूर्ति है उससे ज्यादा हो जाता है तो उसको कहेंगे सॉफ्ट करेंसी। क्या कहेंगे? आगे, ग्रीष्म का यानी कि नियम संबंधित है क्या चीज से? मुद्रा के प्रचलन से। मुद्रा के क्या? प्रचलन से। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। ई विमुद्रीकरण था ना, माने पुरनका को खत्म करके और नया मुद्रा चलाया गया। तो ई विमुद्रीकरण जो क्या कहता है प्रधानमंत्री मोदी जो है से किए थे ना। अरे उस समय कहने का मतलब जानते हैं, बहुत बेअथी जो था, जो कमाता खाता था वो बेचारा बहुत कष्ट में था पहले। अरे पूरा ला दिया था कि है ना। और जानते हैं, जब बैंक में अगर पैसा निकालना होता था तो आदमी 4 बजे भोर से नंबर होते लगता था, और तैयो लाइने में रह कर फिर घूम कर चल जा, तैयो पैसा नहीं मिलता था। अब वैसा स्थिति हो गया था। क्या अब ब्लैक मनी तब रख ले था क्या? व्हाइट मनी में नहीं कन्वर्ट हुआ? सबके पैसा के पैसा सबके पास आते, इससे क्या कुछ नहीं परिवर्तन हुआ? अगर बताइए कोई चेंजिंग हुआ तो? अरे ये सब जो होता है सोचता क्या, जितना भी नेता है, हम कोई को पर्सनल किसी को नहीं कहना चाहते हैं, सोचता है से जनता को दबा कर रखे। मेरी बात, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी को नहीं हम बोले हैं, हम कोई पर्सनल तो किसी को नहीं ना बोलने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दबा कर रखे तो वैसा थोड़े होने वाला है भाई, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। सबका विकास होनी चाहिए, माने देखिए जनता के प्रति सब आदमी देखिए, है कि नहीं, ताकि आगे जाकर विशेष दिक्कत न हो, है ना। आचार संहिता लगा हुआ हमको पता है ना, उससे दिक्कत नहीं है। हम किसी के नेता के बड़ाई तो नहीं करने जा रहे या किसी को हिनाई तो करने नहीं जा रहे। चलिए आगे, जो हुआ घटना हो चुका उसके बारे में हम लोग चल रहे हैं। अगर वैसा बात है तो हिस्ट्री पढ़ना ये सब बंद कर दे, आचार संहिता में कोई हिस्ट्री नहीं पढ़े, मैंने यही बात ना होगा। अरे पीछे की घटना को हम लोग देख रहे हैं तो फिर हिस्ट्री तो वही है ना जी, तो फिर तो बस नहीं तो वो नहीं, जो पीछे की घटना हो चुका है। क्या ये जो अभी हम बता रहे विमुद्रीकरण के बाद, तो घटना हो चुकी है। अब इस पे हम लोग अगर चर्चा करेंगे, अगर डिटेल जानेंगे, अब पढ़ ही रहे हैं, इसका मतलब इस आचार संहिता लगा रहेगा तो सब आदमी कॉपी किताब बंद कर गोड़ हाथ में तेल लगा कर खाइए पीजिए सोइए, हम नहीं पढ़ेंगे, यही ना बात होगा। कल कि कानूनकारी तन को पढ़ेंगे तो कहेगा रे देख देख फलना के बारे में बोले, तो वैसे थोड़े, हम कोई नेता के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, पर्सनल किसी को बोल रहे हैं, ऐसे हुआ था सो हम बता रहे कि 1516 में जो वैसा स्थिति हुआ था, काफ़ी भुखमरी हो गया था, है कि नहीं।
और बहुत सारा बेचारा जो लाचार जो था, जो खाता पीता था, बहुत ही कष्ट में हो गया था। बहुत सारा आदमी तो समझिए से भूखे मर गया था, है ना। तो ऐसा स्थिति नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। ताकि देखिए जिसके पास पैसा है उसको तो दिक्कत नहीं होता है जी, और जिसके पास पैसा नहीं उसको ना काफ़ी दिक्कत होता है कि नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो हुआ था ये भी हुआ था आपका, ध्यान रखिएगा, 3 बार। कै बार? 1946, 1978 और 2016 में, याद एकदम रखिएगा। और वो जो हुआ था वो भी 3 बार हुआ था। मुद्रा अवमूलन की बात किया जाए वो भी 3 बार हुआ था, 1949, 1966, 1991। अब विमुद्रीकरण की बात किया जाए ये भी 3 बार हुआ था, 1946 में, 1978 में और 2016 में किया गया था, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया, वो कब किया गया बताइएगा? 1943, 1993 से ये कब? 94 के बजट में पेश किया गया था ना। बाजार के नियमों के प्रतिपादक कौन थे बताइए तो? जेबी से। आगे चलें। अच्छा जेबी से। अच्छा हावला, यानी कि हावला है क्या है बताइएगा? हवाला क्या हो सकता है? मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। अवैध के मतलब समझ रहे हैं? हाँ माने अवैध माने ब्लैक मनी। हाँ उसी को कहा जाता है। अच्छा मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा जो है स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, और यह परिभाषा किसने दिया था? क्रोमर। कौन दिया था? क्रोमर, याद रखिएगा। उसके बाद इच्छिक मुद्रा क्या कहलाता बताइएगा? साख मुद्रा। इच्छिक मुद्रा क्या है? साख मुद्रा है। कानूनी मुद्रा को क्या कहा जाएगा? फ्लैट। क्या कहा जाएगा? फ्लैट मनी। कौन मनी? उसके बाद प्लास्टिक मनी कहलाता कभी? क्रेडिट कार्ड। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो प्लास्टिक मनी क्या कहलाता है? क्रेडिट कार्ड को कहते हैं ना। ब्लैक मनी का अर्थ क्या होता है देखिएगा? अवैध धन। कौन धन? अब बताइए एक क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे हैं अवैध धन के बारे में, तो क्या कोई हमको रोकेगा जी पढ़ने में? आचार संहिता लगा लेता नहीं ना। और ये क्वेश्चन है तभी तो हम पढ़ रहे हैं ना। और इसके बारे में आपको हम ना बताएं तो फिर क्या? तो फिर बाद उसका डिटेल अगर पूछेगा उस समय क्या करेगा? वो आएगा हमको, जो हमको मना करेगा वो आएगा एग्जाम दिलवाने के लिए, या वही देगा हमारे बदला? हाँ दे तब तो जानेंगे ना। वैसा नहीं होता। अरे पढ़ाई हम लोगों के लिए आचार संहिता कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। हाँ आचार संहिता में किसी को हम नेता के नहीं हम प्रचार करने जाते हैं, या किसी को हम बुराई करने नहीं जाते हैं, चाहे फलना ऐसे है चिलना है। जो नियम जिस समय पीछे का हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आगे आते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा। से प्लास्टिक मनी कहलाता है क्या? क्रेडिट कार्ड। क्या कहलाता है? अब ब्लैक मनी का अर्थ क्या होता है? अवैध धन। जैसे क्या होता है ना, जैसे पहले के देखते होंगे अवैध कथी? हाँ अघोषित कह सकते हैं। अवैध धन जो होता है हाँ घोषित न किया गया, और वो सब क्या होता है? इससे एकदम माने ब्लैक जो होता है, जो इधर उधर का काम का जो रख ले रहता है ना, और उसको माने किसी को जानकारी नहीं रहता है, समझ रहे हैं ना। अब किसी के पास इतना लाख रुपया है और वो कहता है शो करता है से इतना लाख है, बाकी वो कितनों करोड़ों में होगा। तो करोड़ों वाला जो होता है वो अवैध धन होगा, उसको दिखाता नहीं है, ठीक है ना। तो आगे चलेंगे। तो ये स्मार्ट मनी का अर्थ क्या होता है बताइएगा? क्रेडिट कार्ड। कौन कार्ड है? याद रखिएगा। मुद्रा आपूर्ति के सर्वाधिक तरल यानी कि माप जो होती है से क्या होती है? M1 होती है। क्या होती है? और मुद्रा स्फीति में विस्तृत मुद्रा क्या कहलाती है? M3। क्या कहलाती है? तो मुद्रा स्फीति के सर्वाधिक तरल माप क्या होता है? M1। क्या होता है? और मुद्रा स्फीति में विस्तृत मुद्रा क्या कहलाती है? M3। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय जो होती है वह क्या चीज पे होती है? कच्चे तेल के आधार पर। अच्छा अभी तेल का दाम कमा है क्या? नहीं बढ़ा है? माने नहीं कमा है, शायद कोई बोल रहा था ऐसे तेल का दाम कम गया है, पता नहीं। वीडियो में देखे थे शायद। नहीं ऐसे कोई चर्चा कर रहा था, मार्केट में ही सुने हैं। 2 रुपया। उसके बाद आगे यानी कि भारत सर्वाधिक आयात जो करता है वह किससे करता है? चीन से ना। कुछ दिन पहले की अगर बात किया गया, जो मोदी साहब जी थे उस समय आदान प्रदान शायद कुछ कम कर दिए थे ना, चीनी माने वही चाइना वाला वस्तु पर माने प्रतिबंध लगा दिए थे ना। बाकी वैसा फिर अब बात नहीं, अब शायद आयात निर्यात हो ही रहा है। अच्छा देखिए, अगर एक देश और दूसरे देश पर अगर न आयात निर्यात करेगा तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा? मेरी बात समझ रहे हैं?
अगर न करेगा तो जो हमारे यहाँ कमी है वो दूसरे देश से लेते हैं, और उससे कमी है जो हमारे पास है तो हम उसको देते हैं, तभी तो चलता है ना, है कि नहीं। अकेले अगर कोई सोचे से हम किसी से हेल्प न ले तो फिर तो वो तो चले वाला नहीं है। कहीं सुने होंगे से कोई देश में जो था टमाटर 200-300 रुपये किलो था कि 400 रुपये किलो था, हाँ पाकिस्तान में। हाँ तो देख लीजिए, अब बताइए उसको आदान प्रदान कहीं से नहीं हो रहा होगा इसी के कारण। अच्छा इतने जो हम लोगों का आपूर्ति अगर बंद हो जाए, माने जो मिलना बंद हो जाए तो क्या उसका दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑटोमेटिकली से बढ़ जाएगा। हाँ, और वही अगर सामान भरपूर मात्रा में मिलेगा तो दाम क्या हो जाएगा? कम जाएगा। यही ना बात होता है। तब पेट्रोलियम हमारे यहाँ से नहीं माने उत्पादन होता है, ये दूसरे देश से हम लोगों को यहाँ आता है, ठीक है ना। इसके लिए कहने का मतलब है से दाम ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना। बाकी सभी स्टेट में अलग अलग दाम है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बिहार में कुछ और है, तो अगर यूपी में चल जाएगा तो उसका दाम कुछ और है, पश्चिम बंगाल चल जाएगा तो उसका दाम अलग है। बाकी सामान जो है दाम जो है समान होनी चाहिए, है कि नहीं। कि सब जगह तो अदरे देश से ना आता है। बाकी होते के सरकार पर डिपेंड करता है, हाँ सरकार पर डिपेंड करता है जो हाँ कैसा है नहीं है से। चलिए, तो भारत सर्वाधिक निर्यात जो करता है क्या चीज़ से? चीन नहीं, अमेरिका से। जैसे आयात किया चीन से और निर्यात किया अमेरिका को। किसको किया? तो भारत सबसे ज़्यादा देता है किसको? अमेरिका को, और लेता किससे है? अब क्लियर हो गया ना। अब आगे चलते हैं। भारत निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मध्य जो है, देखिए पेट्रोलियम उत्पादन है। क्या है? पेट्रोलियम। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार क्या है? अमेरिका है। क्या है? अब मौद्रिक के व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया है। क्या है? 1 रुपए के नोट पर आप बताइएगा जितेंद्र, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? वित्त मंत्री। वित्त सचिव इज राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 रुपए से अधिक के सभी मूल्य के नोटों पर किसका हस्ताक्षर रहता है? आरबीआई का। किसका? आरबीआई का। अच्छा, आरबीआई का अभी एक बैंक में 4 गवर्नर है। वही नहीं बता रहे हैं। आरबीआई का गवर्नर अभी कौन है? शक्तिकांत दास है। जी, शक्तिकांत दास, याद रखिए, ठीक है ना। 4 वो नहीं है, गौरव आप वो अलग जा रहे हो। अब आगे, आरबीआई द्वारा निर्गत सभी नोटों का उसका मूल्य कितने भाषाओं में रहता है? 17 भाषा में। कितने भाषा में? 17 भाषा में लिखा रहता है जी। भाषाओं में लिखा होता है 17, 15 की 17, एक बार देख लीजिएगा, मारिए तो 15। तो आरबीआई द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य कितने भाषाओं में लिखा हुआ रहता है? 15 है ना जी, 15 ही कर लीजिएगा। अगर 15 सभी आदमी कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे, 1 रुपए के नोट का सिक्के जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा या वित्त मंत्रालय द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहेगा 1 रुपए के नोट कौन जारी करेगा? भारत सरकार। कौन करेगा? भारत सरकार या वित्त मंत्रालय। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है क्या चीज से? तो सरकार द्वारा ऋण लेकर, न कहता सरकार से ले छी कर्जा की होता है ना, जैसे खेती करने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए लेता है ना सब, तो सरकार से ना लेता है। और सरकार भी कहता है जे आपको अगर कोई अति करना है तो आप पे शायद सबका आता है, जैसे मत्स्य पालन करना है तो या कृषि करना हो तो देता है, माने सरकार ऋण देता है, तो आप लेकर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे, अब उसके बाद आगे चलते हैं। जिस बाजार से ऋण के रुपए में धन प्राप्त किए जा सकते हैं क्या कहलाता है? मुद्रा बाजार। कौन बाजार? मुद्रा बाजार कहा जाता है। उसके बाद गिल्ट एग्जिट यानी कि बाजार संबंधित है क्या चीज से? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार या क्रय विक्रय मूल्य से। क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय मूल्य का मतलब माने खरीदना बेचना से रिलेटेड है। हाँ आइएगा ना फिर, ठीक। उसके बाद आगे, भारत सर्वाधिक आयात करता है तो क्या चीज का बताए? तो तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। तो कहेगा भारत सर्वाधिक आयात जो करता है वह क्या चीज का करता है? तेल एवं पेट्रोलियम का। तेल एवं निर्यातों का आयातों को वित्तीय सहायता जो मिलती है वह प्रदान करता। कौन करता बताइए तो? निर्यात आयात बैंक न, निर्यात आयात बैंक करता है। उसके बाद
यानी कि निर्यात और आयात बैंक की अगर स्थापना की अगर बात किया जाए तो कब? 1 जनवरी 1982। 1 जनवरी 1900। आयात निर्यात यानी कि एग्जिट, अगर माने आयात निर्यात की अगर बात किया जाए ना, एग्जिम बैंक की अगर बात किया जाए स्थापना किया 1 जनवरी 1982। भारत में जीवन बीमा का देन है, बताइएगा तो किसका? ब्रिटेन का। अगर कहते LIC की स्थापना किया 1956, 1900, और उसका राष्ट्रीयकरण भी वही उसी समय किया गया था 56 में, ठीक है ना? हाँ, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रोजेक्ट से किया गया था? बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए, सिफारिश देने के लिए, याद रखिएगा ना। उसके बाद दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है क्या? बताइएगा तो। UTI, LIC और GIC, याद रखिएगा। भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना कब किया गया था? 1 सितंबर 1956। आ गया ना? क्या सितंबर? 1 सितंबर 1956। तो कहेगा LIC की स्थापना किया 1 सितंबर 1956 को। और भारत में समान बीमा व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वह 1971 में। अच्छा, समान बीमा यानी कि सबके लिए ना, 1971 में, 1971 तो समान बीमा निगम GIC की स्थापना जो किया गया था 72 में किया गया था। कब किया गया था? अगर कहता भारत में समान बीमा व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 71 में। और समान बीमा निगम की स्थापना कब किया गया था? 72 में। कब किया गया था? बीमा क्षेत्र का नियम यानी कि करती है, क्या करती है बताइए तो? IRDA का। कथी का? IRDA जो है का गठन कब किया गया था? 19 अप्रैल 2000। 19 अप्रैल IRDA का गठन कब किया गया था? 19 अप्रैल 2000। याद करे चलेंगे। और कौन सी समिति पर बताइएगा? मल्होत्रा समिति ना की सिफारिश पर किया गया था। सबसे बड़ा म्यूचुअल जो फंड जो होता है उसका जो गठन जो है से कौन है बताइए तो? UTI। क्या है सही? UTI शायद बैंक भी है ना, बैंक में लोन लेन देने करे वाला UTI ना। हाँ, कर्जा देता है, मतलब जैसे LIC देता है वैसे देता है UTI। अच्छा, चलिए कल के उसी का तो भागे है UTI ना, तीनों जैसे UTI हो गया, LIC हो गया, GIC हो गया ना। भारतीय यूनिट ट्रेड की स्थापना की अगर बात किया जाए तो कब? 1 फरवरी 1964। 1 फरवरी 1900 क्या है? अगर इसके मुख्यालय की बात किया जाए मुंबई। अधिकांश बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा ना। इतने बात बता रहे, अधिकांश बैंक का जो मुख्यालय है मुंबई ही है। उसके बाद आगे भारत का पहला म्यूचुअल यानी कि फंड की अगर बात किया जाए US कथी 64 है। US क्या है? भारत का प्रतिभूमि मुद्रणालय सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस स्थित है कहाँ? नासिक, हैदराबाद, देवास। तो सुनेगा जैसे पैसा छापे वाला मशीन 3 जगह है। कई जगह? 3 जगह। तो बताइए कहाँ कहाँ? नासिक, हैदराबाद और देवास। ये तीनों जगह क्या छपाता है? मनी। क्या? वो है पैसा छपाता है 3 जगह। कहाँ कहाँ? नासिक, उसके बाद कहाँ? हैदराबाद और हाँ देवास। आगे चलते हैं। भारत में करेंसी नोट का मुद्रण एवं आपूर्ति की जाती है कहाँ से बताइए तो? सिक्योरिटी प्रेस यानी कि नासिक द्वारा। किसके द्वारा? तो नासिक में ही करेंसी नोट क्या होता है? छपता है ना। कहाँ? नासिक। कहाँ? अच्छा, नासिक कहाँ पड़ता है? एनीबॉडी? मुंबई में ही पड़ता है। मुंबई में ही पड़ता है। मुंबई दिया इसका मुख्यालय। आगे भारत की सिक्का बनाया जाता है कहाँ बताइए तो? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में ना। याद रखिएगा नोएडा पड़ता है आपका UP में। हाँ। उसके बाद आगे सहकारी समितियों का ढांचा जो है कथी है? त्रिस्तरीय। क्या स्तरीय?
नकदी में प्राप्त मंजूरी जो होती है वह क्या होती है? मौद्रिक मंजूरी। कौन सी मंजूरी? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष से पहली बार स्वीकृति मिला था? 1948 में। 1900 कब? आगे, पूंजी साधन का प्रतिफल जो होता है क्या होता है? ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज होता है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या होता है? उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में। रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? हाँ, 1 अप्रैल 1935 को, याद रखेंगे। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण की अगर बात किया जाए, कब किया गया था रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण? तो रिजर्व बैंक की स्थापना याद कर लीजिएगा, 1 अप्रैल 1900 कथी का रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल है। क्या अप्रैल? 1 अप्रैल 1935, याद रखिएगा। बाकी रिजर्व बैंक की अगर बात किया जाए, राष्ट्रीयकरण की बात किया जाए, 1 जनवरी 1900, याद हुआ? तो देखिए, राष्ट्रीयकरण अलग है, स्थापना, तो स्थापना कई अगस्त? 1 अगस्त 1935 को, माने कथी हुआ इसका गठन। और इसकी राष्ट्रीयकरण की अगर बात किया जाए 1 जनवरी ना, 1 अप्रैल वाला याद रख ले रहिएगा, कथी 35 वाला स्थापना, और राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। और उस समय गवर्नर कौन था बताइए तो? CD देशमुख। कौन थे? CD देशमुख। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर की अगर बात किया जाए तो कौन थे? उस्मान स्मिथ ना। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर की अगर बात किया जाए, उस्मान स्मिथ। उसके बाद रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे कौन? CD देशमुख। कौन देशमुख? रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। इन्हीं के समय में क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 को, और 35 में स्थापना किया गया। तो कै अप्रैल? 1 अप्रैल। और कै जनवरी? 1 जनवरी जी। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? KJ उदेसी। कौन थे? KJ कथी है? KJ उदेसी। कौन उदेसी? भारतीय रिजर्व बैंक में होते हैं बताइएगा, 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, एक होता है, और 4 गो डिप्टी गवर्नर होता है। आप समझ गए ना? जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होता है ना, जैसे अभी बिहार की अगर बात किया जाए, मुख्यमंत्री कै गो? 1 गो नीतीश कुमार जी है, और उसके बाद डिप्टी माने सीएम कै? 2 गो। एक जो है से कौन है बताइए? कौन? सम्राट चौधरी। अधिकार बताइए। माझे कहाँ चल गए बताइए? विजय सिंह। हाँ, विजय सिंह है, सिन्हा कह सकते हैं, ठीक है ना। अब विजय चौधरी एगो अलग हो गया, वो इससे पहले शिक्षा मंत्री थे, इससे पहले। और फिर इधर जो मंत्रिपरिषद का जो बंटवारा हुआ से समझ गए? हाँ कि ना? आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए वर्तमान का शिक्षा मंत्री अभी कौन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, देखते हैं से कितने आदमी बता पाते हैं। चलिए, रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो होता है 1 जुलाई से कै जून? 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से कै जून? 30 जून। ठीक है, इतना हो गया। तो बारी बारी से पूछ लिया जाए तेजी से, हाँ या ना? बोलिएगा तो सुनेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सुने? चलिए, वित्त ऑप्शन है, बताइएगा। कर ढांचे में पीछे से बतवा चलेगा, हम क्वेश्चन बोलेंगे, अपना अपना बारीकी से अपना अपना बोला चलेगा, नहीं तो नेक्स्ट कल करेंगे। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति कौन सी थी? कौन से बोले जाइए ना, ठीक है। चलैया समिति। आप बताइएगा चलैया समिति का गठन कब किया गया था? 1991 में, ठीक है। भारत में कर आगम का बड़ा स्रोत क्या है? निगम कर, ठीक है। निगम कर का लागत क्या है, किस पर होती है बताइएगा? कंपनियों के आय पर, ठीक है। भारत की पहली बार मूल्य निर्धारित कर जो है लागू किया गया था, कब किया गया था? 2005 में। नेक्स्ट बताइएगा, कहाँ किया गया था? ध्यान यही रहना चाहिए, हम डबल नहीं क्वेश्चन करेंगे, सभी आदमी गौर से यहीं पे, हरियाणा। उसके बाद आगे सर्विस टैक्स लेता है कौन? लेता है सर्विस टैक्स लेता है कौन?
सर्विस टैक्स कौन लेता है? एनीबडी, कोई भी आदमी? आयकर, ठीक है। भारत में जीएसटी लागू जो किया गया था वह कब किया गया था? पूरा डेट के साथ बोलिए जल्दी, जिनका है बताइए इधर से। हाँ बोलो सुधा, तुम ही ऐसे से बोलो। एनीबडी, कोई भी आदमी? 1 जुलाई। जीएसटी क्या है? प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर है? दूगो में से एगो बताइए। अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया था? अब ये हमको गुस्सा आ जाता है, अब एगो बोल दिए तो फिर फटाफट आ रहा है, तो फटाफट ना बोले, नहीं आएगा तक नहीं, बस मुंह बात माने बैले रहते हैं। फ्रांस। जीएसटी के दर कितने हैं? 4। कौन कौन? अभी कई बार रिपीट किए हम। अगर नहीं होता तो पास कीजिए, पास कीजिए, नहीं है तो पास कीजिए, पास कीजिए। पास है, हाँ तो बोलिए पास है। एनीबडी, कोई भी आदमी? सब लिखने के लिए तैयार था। 5 12 18, सब लोग लिया ना। आगे उसके बाद किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तेजी से, टाइमिंग नहीं, जल्दी बोलिए। अरे तो नहीं तो वो हम बोलेंगे कि पास करिएंगे, पास कीजिए, नहीं है तो लुकने के लिए सब तैयार होते हैं। फिर ये हम कहे हैं पास, बोलिए सर पास, हम पास हो गए, वैसे बोलिएगा तो पास है। तो एनीबडी, कोई भी आदमी? 101। उसके बाद जीएसटी परिषद की स्थापना कब किया गया था? जीएसटी परिषद की स्थापना कब किया गया था? 2016 इज राइट आंसर, 12 सितंबर। नेक्स्ट, सेवा कर प्रारंभ कब किया गया था? एनीबडी, कोई भी आदमी? हम पहले बता दे रहे, गलती मत बोलिएगा, इन से बोली तुक्का, कौन लग जाए तो लग जाए, वैसा काम नहीं होनी चाहिए। यही कारण निगेटिव ज़्यादा उठता है। नहीं आता नहीं बोलेंगे, पास करेंगे। 1994। उसके बाद आगे रेखा समिति का गठित किया गया था, किस लिए किया गया था? बारी देखिए अपना, किसका गया से, ध्यान रखिए सब आदमी जी। हाँ जी, अप्रत्यक्ष कर को सुधार के लिए। उसके बाद आगे बताइएगा, जो वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति, सही है। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है क्या चीज से? दिमाग पे प्रेशर डाल के थोड़ा देखिए, जहां क्या होगा, क्या? इट इज रॉन्ग। एनीबडी? WPI, थोक मूल्य सूचकांक। आगे वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष की अगर बात किया जाए से कितना है बताइएगा? 11 से 12 इज राइट आंसर। ऐसी क्वेश्चन बोलिए, बिना देख के एकदम पटापट घिंचे चल जाएंगे। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI द्वारा प्रयुक्त शक्तिशाली साधन क्या है? हाँ, ब्याज दरों को क्या करना? बढ़ाना। मुद्रास्फीति से हानि होता है, किसको होगा? ऋणदाताओं को, ठीक है। और लाभ किसको होगा? ऋणी को। नेक्स्ट बताइएगा, सर्वप्रथम मुद्रा का चलन जो हुआ था वह कब हुआ था? 1542 इज राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का जो करेंसी जो होता है वह प्रचलन कब किया गया था? यहां से अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो पास कीजिए। होगा नहीं तो पास। नेक्स्ट, पास। आगे पास है। एनीबडी? 1862। आगे भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? टाइम नहीं, जल्दी बोलिए नहीं तो पास कीजिए। पास। एनीबडी, कोई भी आदमी?
1957। अच्छा एक बताओ, भारत में मुद्रा की मैट्रिक प्रणाली को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? एकदम परफेक्ट है। यस सर, इट इज रॉन्ग। हम पहले ही बोले हैं, से गलती नहीं बोलना है। एनीबडी? वही आंसर है, 1957। उसके बाद आगे बताइएगा, जो भारत मुद्रा का अवमूल्यन जो हुआ था वह कितनी बार हुआ था? 3 बार। ईस्वी बताइए। 1945, 1949 हाँ। और 1966 1991। तो 1900 पहला का क्या है? 49। 1966, 1951 नहीं, 91। हाँ जी। आगे बताइएगा, जो रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तन घोषित किया गया था कब? हाँ पास। एनीबडी? 94। 1900 कहिए। हाँ 19 अगस्त। उसके बाद बताइएगा, यूरो मुद्रा का प्रारंभ जो है से कितने देशों में हुआ है? 11। ठीक है, आप बताइएगा जो कब हुआ है। नेक्स्ट। उन्नीस 1999। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, अगले क्वेश्चन जिनका भी है सुनिएगा। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का प्रचलन जो किया गया था उसको हम लोग क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण। आप ही बताइएगा कितने बार लगा? 3 बार। डेट बताइए। हाँ हाँ 1978, 1978, 1946, 1978, 2016 हो गया। और उन्हें वाला याद कर ले रहिएगा। अवमूल्यन की बात 49, 66 और 91। आने वाला कितना? अच्छा 2016 से चलिए। उसके बाद 78 और उसके बाद 46। आगे चलेगा। जे भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तन बनाया गया था, कब बनाया गया था? ईस्वी। ठीक है 93 से। उसके बाद बताइएगा, कानूनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? बोलिए। आपका पास है। एनीबडी? जी, फ्लैट मनी। आप यहाँ से प्लास्टिक मनी कहलाता है क्या? पास है। ये तो एकदम इजी है। हाँ एटीएम में ना। अच्छा क्या है? क्रेडिट कार्ड। उसके बाद ब्लैक मनी का अर्थ क्या होता है? बताइए। हाँ अवैध धन बोल सकते हैं, अघोषित धन भी बोल सकते हैं उसी को। अच्छा स्मार्ट मनी का अर्थ क्या होता है? बोला? आवाज आया था कुछ, बोल दो। हाँ क्रेडिट कार्ड। वैसे मैंने पूर्ण बोल दीजिए, जे ऐसा है या ना तो बस पास। जनैले से बोलबे कीजिए। एक बार बात ज़्यादा जानिएगा ना तो हमेशा आंसर मुंह पर आ जाता है, जानिएगा तो। उसको उगील दीजिए, और ना तो बेसी फिर दिमाग लगाइएगा तो फिर गलती बोला जाएगा। हाँ क्या? बेंच। वो अच्छा 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 उगलाएगा। जब आप लोग यूज़ कीजिएगा ना तब अपने जिस समय जैसा भी होता है ना वैसे बिना ऑप्शन के बोलिए। अभी तक कभी कभी देख लेते हैं, फिर बाद में बताएंगे बोलने का रीज़न है ना। से भारत सर्वाधिक आयात जो करता है वह किससे करता है? आयात। आप ही का है पिंकी क्वेश्चन। आयात खांसी हो रहा है। एनीबडी? कोई भी आदमी? तो ये तो आयात हो गया। तो निर्यात किससे करेगा? जी। आगे बताइएगा, भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मंद क्या है? तेल। ठीक है, पेट्रोलियम बोल सकते हैं, तेल। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है?
अमेरिका इज राइट आंसर। मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? भारी नहीं है, एक बार पूरा को रिवीजन करना सर। हाँ, रुपया इज राइट आंसर। अब बताइएगा, जो 1 रुपए के मूल्य पर किसका हस्ताक्षर रहता है? किसका? एनीबॉडी, कोई भी आदमी? वित्त मंत्री, वित्त सचिव का। उसके बाद आगे बताइएगा, 1 रुपए से अधिक मूल्यों पर किसका रहता है? वाह वाह वाह। आरबीआई के नोटों पर कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया? क्या जी? आगे, 1 रुपए के नोट के सिक्के जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? भारत सरकार या वित्त। किसका क्वेश्चन कौन कौन बोल देता है पता नहीं चलता है। आगे बताइएगा, जिनका क्वेश्चन वही बताइएगा। भारत सर्वाधिक आयात करता है किसका? मेरा पेट्रोलियम का। जी, पेट्रोलियम इज राइट आंसर, एवं तेल का ना। आगे, अरे गौरव है गौरव। अब बताइएगा, भारत में जीवन बीमा देन है किसका है? किस देश के देन है भारत में जीवन बीमा? नहीं? एनीबॉडी? जी, ब्रिटिश। आप ही का क्वेश्चन, आप पे क्वेश्चन ही हमको फेंकना चाहिए था, हमको देना चाहिए था, हमसे ही मिस्टेक हो गया। अब जिसका नाम उसी का क्वेश्चन। अब जितना ब्रिटिश वाला क्वेश्चन आएगा आप ही पर जाएगा। अब खाली ब्रिटिश ब्रिटिश करते रहिएगा, मजा आ जाएगा कि नाम कौन रख दिया आपको समझ बाबा। नहीं ठीक है, तो माने व्हाइट पूरा ना। आप लोगों को नहीं देखवाएंगे, उनका शक्ल नहीं तो जुलूम हो जाएगा। नहीं तो कभी आपसे मिलवा देंगे ब्रिटिश से, ठीक है? चलिए, है कोई दूसरा दिन आइएगा, सबको तनी दिखा दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद आगे, दीर्घकालीन वित्त यानी कि उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है? क्या को संस्था है, सो बता दीजिए यहाँ से। इसमें दिया ना, उससे भी ज्यादा है, 3। हाँ 3, ठीक है। तब बताइए कौन कौन है? LIC, UTI, एक और बता दीजिए। वाह, तो यानी कि पहला का हो जाएगा आपका UTI, LIC और GIC। आगे बताइएगा, LIC की स्थापना कब किया गया था? आगे से LIC की स्थापना देखिए, तो लगल है LIC, लगल है, अरे लगल नहीं है वो, देखिए ना कैलेंडर में। अच्छा, क्यूज वाले कहाँ चल गए हो? अच्छा, आदमी सबको तनिक बिजी हो जाते हैं, थोड़ा काम वाले के होता है, वही है। जब फील्ड उल में घूमने के बाद घर पे आने के बाद इच्छा नहीं करता होगा से हम पढ़े। आगे तो 1956 इज राइट आंसर। उसके बाद बताइएगा, GIC की स्थापना क्या किया गया था? GIC पास है, बताइए कोई आदमी? 72 में, ठीक है। और बताइएगा आगे, एक बे भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वह कहाँ है? अगर होगा तो बताइएगा। 3 जगह हम बता देते हैं, आप तीनों के नाम बता दीजिए हाली हाली। देखो ना है, तब बताइएगा। एनीबॉडी? नासिक, हैदराबाद, कदी, देवास, याद रखिएगा, देवास भाई। अब आगे बताइएगा, भारत में सिक्का बनाया जाता कहाँ? एनीबॉडी? उन्हीं कड़ी पास। इतना हम पढ़ाएं, उसके बाद खाली पास कर रहे हैं। न कहता पप्पू पास हो गया, पास हो गया। अब विनोद के बारे में कभी देखेंगे कोई वीडियो बहुत सारे बहुत है। विनोद ही तो विनोद ग्रुप डी वाला के बेट से विनोद प्रचलित हो गया। ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था ना उस समय से, जितेंद्र आपको हम दिखाबो किए होंगे जब वहाँ पर क्यूज चलाते थे,
तो उते गजब होकर बातें सुनते थे ना, तो दिमाग की बत्ती घूम जाता आप लोगों का। अब कौन जोन से, तो घर वाला जोन से फॉर्म भर लिए, अब बताओ से कौन जोन है से। ऐसा ऐसा लड़का है ना। कितना मारे तो पूरा मार दिलिए, हमकी हो जाएगा लगता है हमारा। तो कोई बात सुन के हमको भी हंसी लग रहा था। चलिए हमको लगता है इसका वीडियो हम देखेंगे, बता देंगे, ना होगा तो होगा तब ना, नहीं होगा क्योंकि मोबाइल चेंज हो गया। अगला बताइएगा, जो आरबीआई का जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था, किनका क्वेश्चन है? समदर के क्वेश्चन है। अच्छा आपका बोल दीजिए तो उसके बाद समदर के चलेगा। बताइए तेजी से, गलती नहीं, अगर नहीं तो पास कीजिएगा। पास है एनीबॉडी जी? 1 अप्रैल 1900 और किसके सिफारिश पर किया गया था? हिल्टन यंग यानी कि आयोग के। अच्छा, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, आप बता दीजिए। 1 जनवरी 2000 49 में, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, राष्ट्रीयकरण जो हुआ था उस समय का सभी का संदर्भ के क्वेश्चन है। जो गवर्नर कौन थे? सीडी देखो, एकदम तुरंत कर लेते हैं। उसके बाद रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देखूंगा। भारत रिजर्व बैंक के प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? के.जे. उदेसी। अच्छा, उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक में कितने गवर्नर होते हैं? 1। और डिप्टी क्या गो? उसके बाद रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो अगर बोला जाए तो कितना से कितना? 1 जुलाई से 30 जून। क्या जून? इस तरह से हो गया। तो आज के सेवा इतना ही रहने देते, और 1 से 2 पार्ट और बनेगा इसका। उसके बाद अर्थव्यवस्था हमारा क्या होगा, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। सभी आदमी 1 बार नहीं 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिएगा। वीडियो के जितना से जितना हो सके दोस्त महिम अड़ोसिया पड़ोसिया सभी में क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा। और जो आदमी हमारे चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ओके, चलिए।